आप लोग जल्दी से अपने अपने जगह पे बैठ जाओ। हाँ, तो कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? अभी शुरुआत है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। यस और नो? किए थे। कितने लोग एब्सेंट थे कल? लग तो रहा है कि कल कुछ कुछ लोग एब्सेंट थे और वो आज आए हुए हैं। हम्म। नंबर सिस्टम में हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, है ना? फिर नेचुरल नंबर में उसके अंदर में बहुत कुछ पढ़े थे, लाइक प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ना? को प्राइम नंबर भी बताए थे। को प्राइम नंबर क्या होता है? जब दो नंबर्स का एचसीएफ 1 हो। हाँ, ठीक है। उसको हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। उसके बाद और क्या चीज़ पढ़े थे? ट्विन प्राइम नंबर्स पढ़े थे, है ना? दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आए, उसको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके अलावा और क्या पढ़े थे? होल नंबर्स, है ना? होल नंबर्स पढ़े हैं। होल नंबर्स क्या होता है? जीरो से लेके, मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर हो गया। ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? कि नेचुरल नंबर जो है सो उसका नेगेटिव और फिर जीरो और नेचुरल नंबर, है ना? वो सब हो गया। और हाँ, डिनोटेशन के बारे में भी बताए थे। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से या फिर कैपिटल आई से, है ना? उसके बाद और क्या चीज़ पढ़े थे? रैशनल नंबर तक किए थे ना हम लोग शायद। रैशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स, है ना? तो ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? रैशनल के बाद आ जाता है इरेशनल नंबर, उसके बाद फिर रियल नंबर। ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक सा कंसेप्ट, लाइक आप लोग पढ़े होंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, है ना? वो सब चीज़ पढ़ेंगे एंड उस पर क्वेश्चंस करेंगे। उसका अलग चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कल के दिन बताए थे ना कि पूरे क्लास 11th में जो पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर का नाम बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। वो सारे ही नंबर्स का सुपर सेट है। ठीक है। उसका अलग चैप्टर है, वो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है। उसके अलावे और क्या बताए थे अभी? फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। फिर रियल नंबर भी पढ़ेंगे। सब टॉपिक में नहीं, ये टॉपिक में ही आएगा, है ना? रियल नंबर, उसके बाद फिर फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि ये तीन चीज़ कवर हो जाए। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे अभी। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। हाँ, तो लास्ट क्लास का है ना ये? लास्ट क्लास का तो बता दिए क्या क्या चीज़ किए थे, है ना? हाँ, इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऑल नंबर्स। हाँ, कोई डाउट है? अच्छा, कोई नहीं। सबको ठीक है, कोई बात नहीं। वही ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। वेयर, हाँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दे। ऑल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज
represented as P by Q, where P and Q belongs to integer। ये वाला साइन सबको पता है। लास्ट क्लास जो लोग नहीं आए थे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, लाइक आई बिलोंग्स टू इंडिया, है ना, मैं मतलब भारत से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ये वाला साइन यूज करते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, एंड क्यू शुडंट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, कोई बता सकते हो इरेशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल? जैसे कि √2 हो गया, है ना, पाई हो गया, ई हो गया, है ना, तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इसमें एक चीज और मेंशन कर सकते हैं कि ये जो इरेशनल क्या चीज, ई क्या है, ई जो है ना नेचुरल लॉग का बेस है। समझ, लॉगरिथमिक फंक्शन जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ई के बारे में बताएंगे। ठीक है, ई का वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली, इसका वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, E इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.71, एंड ये चलता जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसा दिखा दे रहे हैं, चलेगा? ये जो है ना, यहाँ पे वही पॉइंट मेंशन कर रहे हैं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब कि इस डेसिमल के बाद ना ऐसे ऐसे डिजिट्स दिखेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप याद नहीं रख सकते हो, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक याद रख सकते हो, उसके बाद फिर बहुत सारे चलेंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग एंड एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। लास्ट बेंच, ये फॉन्ट साइज क्लियरली विजिबल है सबको? ठीक है, हो जाए तो बताना। ठीक है, हो गया। हाँ, प्रॉपर्टीज। अब रैशनल इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, मतलब कि जैसे एक रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर है, उसको ऐड करने से क्या होगा, कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ तो पता ही होगा कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने से क्या मिलता है, रैशनल नंबर, है ना। तो वही सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है कि रैशनल प्लस, प्लस करो या फिर माइनस करो, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्या लिखा गया, राशन, रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल। ठीक है, तो रिजल्टिंग नंबर जो मिलेगा वो भी इरेशनल होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? और फिर रैशनल इंटू इरेशनल करते हैं तो क्या मिलेगा? इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। हाँ, जीरो, ये बात सही बोले। जीरो के केस में, जीरो एक एक्सेप्शनल केस है। अगर जीरो रहा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे साइड में कि जीरो रहने से वो रैशनल हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू इरेशनल, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट व्हेन रैशनल नंबर इज जीरो। ठीक है, ठीक है, बाकी सब में तो यही होगा, है ना।
और फिर डिवीजन के केस में भी वही, तो प्रॉपर्टीज में बस यही है। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर है? ठीक है, ये लिख लिया हो। नेक्स्ट करें। हाँ, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। देखो, बैठ जाओ, देखो क्या होता है ना कि अगर इंटीजर लेते हैं, इंटीजर हम लोग, अच्छा रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल के केस में भी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन क्यू का वैल्यू वहाँ पे भी ज़ीरो नहीं लेना है ना। तो डिनोमिनेटर तो ज़ीरो ही नहीं लेना है ना, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा वो। समझ आ रहा है? लिमिट्स का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो लेने से क्या होता है, कि जैसे आप लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ बढ़ रहे हो या फिर राइट साइड से जीरो की तरफ बढ़ रहे हो, कभी एक बार आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी दिखेगा तो कभी नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो के करीब ले जाने पे, लेकिन जैसे ही एग्जैक्टली जीरो होगा तो उस पर अनडिफाइंड होता है। ठीक है, उसका ग्राफ वगैरह सब चीज़ वहाँ पे दिखाएंगे लिमिट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जीरो तो ले ही नहीं सकते डिवीजन में भी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। हम्म, ये सब वही पॉइंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? रैशनल इज ग्रेटर देन इरेशनल, इसमें क्या कह सकते हैं? इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद इसकी बात करो तो रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस वन इज फॉल्स एंड दिस वन इज ट्रू। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको नोट भी कर सकते हो, नहीं तो 1 लाइन का है, 2 मिनट में लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट करें। रैशनल इंटू इरेशनल मे बी रैशनल, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये वही चीज आ गया। ये सारे केस में इरेशनल होता है, लेकिन एक्सेप्ट एक केस में, जीरो के केस में। ठीक है, तो वही बात है। इसको ना भी लिखो चलेगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों ट्रू है, एक एग्जांपल दो। हाँ, है ना, ये चीज समझ आ रहा है? रैशनल कब होगा, जैसे कि आपके पास रेकरिंग वाला नंबर था, जैसे कि 5.3 ले लिए, 3 पे रेकरिंग है, तो ये क्या है? रैशनल है ना। और वही एक पाई हो गया, तो ये क्या है? इरेशनल है ना। ये इरेशनल है और ये रैशनल है, तो ये ट्रू है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करें। आंसर द फॉलोइंग रैशनल इनटू रैशनल, ये रैशनल ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रैशनल डिवाइडेड बाय नॉन जीरो रैशनल, रैशनल, ये भी रैशनल है ना। ये रैशनल, और ये रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल, हमेशा इरेशनल मिलेगा, है ना। और ये नॉन जीरो रैशनल इनटू इरेशनल, हमेशा इरेशनल मिलेगा। ठीक है, ये वही चीज़ है। नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ये कर सकते हो, जल्दी से निकाल के बताओ। हाँ, 50, 15, लेकिन स्क्वायर करना है इसका 7 + 2√2 का, वहां पे एक इरेशनल टर्म भी है। ठीक है, कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है?
2√2 ये, चलो मान लेते हैं यही आया सबका। ठीक है, वेरी गुड। किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये सब इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा टाइप का सिंप्लीफिकेशन आपको दिख जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, a plus b root 2 is equal to 0, then find the value of a and b। इसमें बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, a प्लस बी रूट टू दे रखा है, 0 के इक्वल है, और a और b क्या है? रैशनल है। तो a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल ही होना चाहिए, है ना? ये कैसे कंफर्म कह सकते हैं? क्योंकि a और b क्या है? रैशनल नंबर है। समझ आ रहा है ये चीज़? किसी को कोई दिक्कत? ओके। तो क्या चीज़? किसको किसको डाउट है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े, इसको लिख लो पहले। हो गया? नेक्स्ट करें। ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर्स, इसमें भी वही हो जाएगा, 0। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ x एंड y आर रैशनल नंबर्स देन, अब ये वाला देखो, इसमें क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू -2 इंटू रूट टू इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? 0। फिर से चेक करो। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई -2 इंटू रूट टू इज इक्वल टू 0 कह रहा है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की, है ना? क्या हो जाएगा? किसका? x का या फिर y का? दोनों का। 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इससे जस्ट पहले जो हम लोग देखे थे, इसमें देखो, a प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कंक्लूड किए कि a का वैल्यू और b का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू क्या है? 0 है। इट मीन्स यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। एट द सेम टाइम x माइनस वाई माइनस टू का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो वी हैव टू इक्वेशंस एंड, क्या था वहां पे? हाँ, टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? 1 और -1, सही ही लग रहा है। 1 एक बार पुट करके देखो, यहाँ पे 1 और -1 ये 0 हो गया। यहाँ पे ये 2 हो गया, 2 माइनस टू दैट इज 0। वेरी गुड। 1 और -1 समझ आया सबको? तो इससे पहले जो बताया वो कितना सिंपल था, उसी चीज का यूज यहाँ पे हुआ है। समझ आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये तो आता ही होगा क्लास 10th में। ये वैसे भी सिंपल, x इज इक्वल टू -y, और यहाँ पे रख दो, फिर यहाँ से आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? इसे लिख लो। नेक्स्ट करें।
हो गया? हम्म, हाँ इसे ट्राई करो तो आप लोग। 220/7 को रेकरिंग के फॉर्म में क्या है, इज अ रेकरिंग डेसिमल, ट्रू और फॉल्स? ट्राई करके देखो, इसको डिवाइड करके चेक करो और अब उसके बाद बताओ। क्योंकि देखो दो ही ऑप्शन है, ट्रू या फिर फॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी आधा आधा है ना सही होने का। एक बार डिवाइड करो उसके बाद बताओ क्या होगा। मल्टीप्लाई वाला कहाँ से आ गया? हाँ ट्रू ही है। इसको अच्छा ये बताओ कि कितना डिजिट पे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये बता सकते हो? कितना आ रहा है? 31.42। मेरे को ये लग रहा है ना कि एक या दो डिजिट पे रिपीट नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा डिजिट पे रिपीट हो रहा है। बताओ डिवाइड करके जल्दी से। क्या? देखो सिंपली एकदम इसी तरीके से करना है, 220 और यहाँ पे 7 ले लिए, ठीक है? तो कितना? अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, 1, फिर यहाँ पे 3 बचा, ठीक है? फिर 4, फिर 0। हाँ कितना हो जाएगा? 5। अब देखो यहाँ पे 10 आ गया, मतलब 1 आ गया ना यहाँ पे। 1 कहाँ पे आया था, यहाँ पे। ठीक है, तो कितना कितना डिजिट पे रिपीट करेगा? इसके बाद फिर यहाँ पे 1 आएगा, है ना? तो इसका मतलब 14285। ठीक है, यहाँ पे भी 14285, 14285 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो इतना पे यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे? अच्छा 5 के बाद 7 भी है ना, हाँ 7 छूट गया था। 7 भी रिपीट करेगा। समझ आ रहा है? एक बार में देख के लगेगा कि हाँ ये रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीटिंग वाला टाइप नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे डिवाइड करने के बाद तुरंत पता चल जाएगा। ये मतलब ऐसे मत सोचना कि ये तो बचपन में ऐसे करते थे, इतना क्यों मेहनत करें। कहीं रफ में अगर जल्दी से करोगे ना तो आंसर तुरंत आ जाएगा, है ना? आगे बढ़े। हाँ रियल नंबर, रियल नंबर्स क्या होता है? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, है ना? रैशनल प्लस इरेशनल जो नंबर मिलता है हमें, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, है ना? नाम से इसमें क्या लग रहा है कि जो सच में रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, उसका अलग ही चैप्टर है। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, और इसका जो रेंज है, मतलब इसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स है सारे आ जाते हैं उसके अंदर, जो है ना। रैशनल इरेशनल, रैशनल के अंदर तो आपको पता ही है कि इंटीजर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है ना? और फिर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, देखो ये रियल नंबर अभी पढ़ रहे हो ना, इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे जैसे कि फंक्शन आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बोला जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन। ठीक है, तो उसका मतलब आप लोग बाय डिफॉल्ट ये समझ लेना कि रियल फंक्शन अगर अगर कह रहा है ना, तो उसका डोमेन और रेंज, मतलब उसमें जो भी इनपुट आउटपुट जा रहा है ना, वो रियल नंबर का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लियो। ठीक है, अच्छा हाँ नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या हो गया कि वो लाइन जिससे हम लोग रियल नंबर को शो कर सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन हो गया हमारा,
एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे 0, ठीक है। इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, नंबर लाइन समझ में आ गया। इसी का यूज करके ना आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मतलब ये नंबर लाइन ऐसा है ना एक्स एक्सिस में, एक और इधर लेंगे वाई एक्सिस में बन जाएगा। फिर क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, तो वहाँ पे एक और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर लेंगे। मतलब 3 3 नंबर लाइन रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो नंबर लाइन अभी देखो कितना मतलब 2D में ये वन डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। इसको जितना जूम करते जाओगे अलग अलग रियल नंबर दिखते जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो गया। क्या द नंबर लाइन is a representation of all the real numbers such that each point on the line corresponds to a real number and vice versa। कहाँ पे समझ नहीं आया? vice versa, each point on the line corresponds to a real number, मतलब कि इसमें हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट मतलब जैसे इससे जस्ट बगल में जो पॉइंट होगा, इससे जस्ट बगल में, उसमें हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे याद है हम लोग दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करते थे, तो उसमें हर किसी का आंसर अलग अलग भी आ सकता था, है ना, या सेम भी, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिल जाते थे। ये लिख लियो। हाँ, वाइस वर्सा। देखो, इसमें देखो ये कह रहा है ना कि जैसे हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि जो हर एक पॉइंट्स है ना, इनसे मिलके ये नंबर लाइन बन गया है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, नहीं? मतलब ईच पॉइंट जो है सो रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और हर रियल नंबर से मिलके ये नंबर लाइन बन गया। समझ में आ रहा है? इसमें जितना भी रियल नंबर है या रियल नंबर का जो सेट है हमारे पास, उसमें हर एक पॉइंट को ले लें, हर एक रियल नंबर को अगर ले लें तो वो नंबर लाइन हमारा फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये कह सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब ये नंबर लाइन ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करें क्या? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का यही मतलब हो गया ना कि देखो जैसे यहाँ पे यूज करने का मतलब यही है कि अ, देखो, हर एक पॉइंट अगर नंबर हर एक पॉइंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि हर एक रियल नंबर इस नंबर लाइन पे दिख जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट इस पे हर एक पॉइंट जो है सो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक रियल नंबर इस नंबर लाइन पे दिख जाएगा, है ना। ये हो गया। समझ में आया? इतना कंफ्यूजिंग मत बनाओ इसको, देखो ये सिंपल है। बात ये है कि इसमें हर एक पॉइंट जो है सो वही बात कह रहे हैं, ठीक है। एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रियल नंबर पे, रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर इस नंबर लाइन पे दिख जाएंगे, है ना। नहीं दिखेगा? कोई ऐसा नंबर है जो नहीं दिखेगा इसमें? है क्या ऐसा? नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट करें, ये लिख लियो। हम्म,
हाँ, इसमें क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो वही इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, ये जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन था। हाँ, 2023, ये क्या है? मोर देन वन करेक्ट, समझ सकते हो, एक नेचुरल नंबर है ये। हाँ है। उसके बाद क्या ये एक प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर, चेक करो जरा सा, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? अगर प्राइम है तो कंपोजिट होगा ही नहीं। क्या ये होल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? ऑड भी है? इवन नहीं है? रैशनल है? इरेशनल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करें। हाँ, मैच द कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। इवन नंबर्स, इवन नंबर कौन कौन है? तो ए को किसके साथ मिलाएं? आर के साथ। बी को रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में कौन सा? बी। कौन सा? डी। हाँ, सेकंड। क्या ये मोर देन वन करेक्ट लग रहा है क्या? इवन नंबर में जीरो, ठीक है। रैशनल नंबर में ये रैशनल आ रहा है, ठीक है। क्या ये रैशनल नहीं होगा? होगा ना? क्या ये रैशनल नहीं होगा? होगा ना? इसको ये मत समझना कि दिस इज पाई, ये पाई नहीं है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ये लेते हैं, समझ आ रहा है? तो बी का क्या क्या हो जाएगा? बी का टी हो गया, उसके बाद आर, उसके बाद पी। ठीक है, पी का क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर कौन कौन सा है? एक तो पाई है, उसके बाद √2 है। ठीक है, पी का हो जाएगा क्यू और एस, है ना? उसके बाद डी का बताओ, रियल नंबर में कौन कौन सा आ जाएगा? ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, है ना? तो पी क्यू आर एस टी, समझ आ रहा है? 22/7 को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वो रियल, क्या चीज? हाँ, नहीं, इवन में कैसे ले लेंगे? डेसिमल वाला तो, मतलब डेसिमल वाले को ऑड इवन में तो नहीं मानते ना, वो तो होल नंबर में ही देखते हैं ना हम लोग। होल नंबर में अगर मतलब अ, या इंटीजर ले लो, इंटीजर में भी है ना, जो पूर्णांक है उसको देखते हैं। ये पूरा अंक तो है ही नहीं है फ्रैक्शन में, या फिर मतलब डेसिमल के बाद भी है कुछ डिजिट्स, है ना, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, ये कर लिए। आप लोग लिख रहे हो? हम्म। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, लिखो जल्दी से। हम्म। हम्म। कंपोजिट है ये? किससे डिविजिबल इसका फैक्टर? 7 से। हाँ, यहाँ पे किसी ने ध्यान दिया, 2023, क्या ये प्राइम है या फिर कंपोजिट है? क्या है? 7 से देखो डिवाइड करके, 7 से डिविजिबल है ना, तो कंपोजिट हो जाएगा आप लोग तो। ये होगा ना, प्राइम तो नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? किसी ने नोटिस नहीं किया? हाँ, या पहले से कोई देखे होगे, कोई बोले नहीं? हाँ, हैंड रेज कर देते। क्या? तो ये एक बोलो उधर से, बाकी सबका बात रखो, क्या कह रहे हो? हाँ, चलो नेक्स्ट करें। हाँ, इसको लिख रहे थे। ये हो चुका है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हाँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, रियल नंबर के अंदर
रैशनल और इरेशनल आ जाता है। रैशनल में, इरेशनल में एग्जांपल जैसे ई हो गया, पाई हो गया, √2 √3, ये सारे है ना। ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस वही जिसमें कि जो एक से कम होता है ना, वो इंटीग्रल पार्ट के अलावे जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो वाला। ठीक है। उसके बाद फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो जाता है, इसको जेड से डिनोट करते थे, रिकॉल करो। जेड या फिर आई, है ना, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से -3 -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये था। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स हो गया और होल नंबर्स हो गया। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, इसको जेड माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। ये -2 है। हाँ, उसके बाद होल नंबर में क्या आता है, इसको किससे डिनोट करते थे, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। दिस इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ये 0 हो गया। और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते थे। काउंटिंग नंबर्स यहीं से हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये है। इस टेबल को एक बार बना भी सकते हो जल्दी से, रिकॉल करने के लिए। हाँ, इसमें नहीं नहीं, नेगेटिव जीरो क्या है, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है ना, वो तो न्यूट्रल है। तो उसको नेगेटिव या पॉजिटिव में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नॉन नेगेटिव पूछ रही थी क्या। अच्छा, नॉन नेगेटिव में तो जीरो आ जाएगा, नॉन नेगेटिव वाले में। नॉन नेगेटिव वाले में जीरो से लेके पॉजिटिव वाले जितने हैं सारे नॉन नेगेटिव, हम लोग होल नंबर वाले को कह सकते हैं। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या चीज, ई का वैल्यू, ई, ई जो है ना नेचुरल लॉग का बेस होता है। तो लॉगरिथम अभी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, नेचुरल लॉग का बेस होता है। मैथ्स में क्या होता है ना कि हम लोग लॉग का बेस ई लेते हैं जनरली। अब वही केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ोगे ना, फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ पे आप लोग लॉग का बेस जनरली 10 यूज़ करोगे। ठीक है, तो वो बाद में दिखेगा। ये अच्छे से बना लेना, क्योंकि ये एक ही बार में आप लोग रिवाइज करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो, है ना। हो गया। कुछ यहाँ पे रीड करने में दिक्कत हो रही है क्या। जेड, ये डॉट डॉट है, मतलब माइनस इंफिनिटी से आ रहा है। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये चीज, कर्ली ब्रैकेट क्यों लिए हैं, जेड क्यों लिखे हैं। हाँ, जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है, कल आए थे क्या, कल एबसेंट किए थे, अच्छा कोई बात नहीं। आगे से फिर एबसेंट मत करना, क्योंकि ये सब कल बताए थे। जेड, जेड से ना इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, डब्ल्यू को होल नंबर के लिए यूज करते हैं। और ये जेड माइनस, जेड में यहाँ पे माइनस लगाएं, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चंस वगैरह आएगा ना, सिंपली ऐसा लिखा रहेगा कि x बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, x बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे इतना लंबा लाइन नहीं लिखा रहेगा कि x इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स, वैसा नहीं लिखा रहेगा, सिंपली इतना सा लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझना होगा कि जो भी वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन यहीं से आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। ये नोट हो गया। हम्म,
तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि रियल नंबर के अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसी चीज को सेट थ्योरी में हम लोग अलग से देखेंगे, मतलब वहाँ पे सबसेट के फॉर्म में समझेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हाँ रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वैसे केस में वो नंबर को हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो whenever एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आ, इसमें कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेगा? सारे रियल नंबर्स। क्यों सारे रियल नंबर्स? आप नेगेटिव नंबर्स लेके देखो, जैसे -5 का स्क्वायर, क्या वो 0 से, क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? -5, -5.2, ठीक है, √5, वो सारे के सारे नंबर्स इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सारे नंबर्स? जो रियल हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? रियल नंबर के अलावा और कोई नंबर तो नहीं पढ़े ना अभी तक? चलो इसके बाद है, मान लो कि ए स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा हो, ठीक है। एट द सेम टाइम ये भी मेंशन किया रहे कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन बता सकते हो ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए और बी का वैल्यू 0। क्या किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? ए का वैल्यू 0 और बी का भी वैल्यू 0, ठीक है। देन दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसी चीज को जनरलाइज भी कर सकते हैं। इन जनरल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन स्क्वायर, एन नंबर्स है जिनके स्क्वायर्स का सम अगर हमें 0 मिल रहा है, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो गिवन दैट a1 a2, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे भी वही कह सकते हैं कि a1 से लेके ए एन तक के सारे नंबर्स का वैल्यू क्या है? 0 है ना। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू तो ऑन ए एन, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ रहा है? अब ये यहाँ पे सिंपल लग रहा है, लेकिन आगे हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसको नोट कर लो जल्दी से। हम्म, ये हो गया। जल्दी करो। उधर अंधेरा हो गया। कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि चलो अंधेरा हो गया है, फिर लाइट आ गया। हम्म, हो गया। इन जनरल मतलब कि यहाँ पे सिर्फ दो टर्म लिए है ना। जनरल का मतलब कि यहाँ पे एन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। एन टर्म्स के केस में भी वही रहेगा, ठीक है। समझ आ गया? बाद में जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, और वैसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इमेजिनरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो उसका अलग चैप्टर ही है, ठीक है। नेक्स्ट करें, लास्ट बेंच।
फैक्टर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग पढ़े होंगे 8 9 10th में कभी पढ़े होंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, p of x is a polynomial and x minus 1 is a factor, ठीक है, x minus a ले लेते हैं, ठीक है, जनरल, is a factor of p of x, then बता सकते हो क्या होता है यहाँ पे? p of a is equal to 0, फैक्टर थ्योरम का मतलब, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? ये चीज पढ़े होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं, इसका प्रूफ हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया हो? चलो इसका प्रूफ अभी बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि अगर कोई ये फैक्टर है, अगर x माइनस ए जो है सो एक फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जस्ट यहाँ पे रफ में एक चीज बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि 8 का 2 एक फैक्टर है, 8 का अगर 2 एक फैक्टर है तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4, और ये 4 है क्या? अगर 2 8 को डिवाइड करता है देन दिस 4 इज कोसेंट, है ना, पता है सबको, ये कोसेंट हो गया, ठीक है। तो इस केस में p ऑफ x का अगर x माइनस ए एक फैक्टर है, देन p ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस ए इंटू कोसेंट, है ना, q ऑफ x। समझ आ रहा है? अगर x माइनस ए इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे फैक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, है ना, जैसे 2 जो है सो 8 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। एग्जैक्टली उसी वे में x माइनस ए जो है सो p ऑफ x को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका एक फैक्टर है, सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ए इंटू समथिंग। यहाँ पे समथिंग क्या है? यहाँ पे एक और पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑब्वियसली इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री इससे कम होगा। डिग्री का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो सकता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और x माइनस ए एक फैक्टर है तो ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ आ रहा है? मतलब इससे इससे जो है सो एक डिग्री कम रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज समझ आ रहा है सबको? अगर इसका फैक्टर है तो ये लिख सकते हैं। अब देखो दोनों साइड x के जगह a पुट कर दो, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू a, क्या मिलेगा? LHS में क्या मिलेगा बताओ कोई? p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a, तो a माइनस ए इज व्हाट? 0, so finally we can say that p of a is equal to 0। तो अगर कभी x माइनस ए अगर फैक्टर कह रहा है तो p ऑफ a का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। ये समझ नहीं आया? अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज समझ आया? अगर x माइनस ए p ऑफ x का एक फैक्टर है, कहाँ पे? ये वाला, ये वाला, ये चीज, ये इससे रिलेट करो यहाँ पे। 8 क्या है? मान लो कि ये p ऑफ x है, ठीक है, और ये क्या है? x माइनस ए है। तो समझो 8 का जो है सो एक फैक्टर है 2, ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब यही होता है ना, जैसे कि 6 का फैक्टर है 2, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 3 लिख देते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे देखो x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, तो इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं कि x माइनस ए इंटू समथिंग, वो समथिंग क्या होगा? वो समथिंग
एक और पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री इससे कम होगा, जैसे कि 8 को लिखें 2 × 4, तो ये जो समथिंग यहाँ पे लिखे हैं ये ऑब्वियसली 8 से तो छोटा है ना, यहाँ पे डिग्री में छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे कहीं बता रहे हैं, ठीक है, x² प्लस एक क्वाड्रेटिक वाला ले लेते हैं, ठीक है, x² - 5x प्लस 6, ठीक है, इसका एक फैक्टर है x-2, ठीक है, x-2, तो इसको लिख सकते हैं x-2 इंटू x-3, ठीक है। अब ये कैसे लिखें, फैक्टराइज करके लिख दिए, है ना। तो x-2 अगर एक फैक्टर है, तो अगर मान लो इसको p ऑफ x कह रहे हैं, ठीक है, इसको p ऑफ x कह रहे हैं, तो p ऑफ 2 का वैल्यू क्या आता है, क्या आता है, 0 आएगा ना, 0 ही आता है ना। यहाँ पे 2 रख के देखो क्या मिलता है, 4 माइनस, या यहाँ पे हो गया 4 + 6, 10, 10 - 10, 0 आ रहा है ना। तो p ऑफ 2 का वैल्यू क्या मिला, 0। एट द सेम टाइम 3 भी लेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग x-2 वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ है, समझ आ गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज करके लिख दिए, उसी तरीके से इसको भी फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। एक और रफ के लिए एक और स्लाइड समझाने के लिए बता रहे हैं, ये नोट हो गया, नोट हो जाए तो बताना। नहीं आया, बताएंगे, एक और एग्जांपल लेके अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल लेंगे, पहले ये नोट कर लो, ये नोट हो गया सबका, तब दूसरा एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसमें अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। लास्ट बेंच लिख लियो, आगे बढ़े। हाँ, हाँ, शर्माओ मत, लिख लो पूरा। समझ आ गया, नहीं, मेरे को लगा समझ आ गया। आप लोग को समझ आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट करें। देखो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे x-1 को अगर कह रहे कि ये p ऑफ x का एक फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब इससे अगर p ऑफ x को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, समझ आ रहा है ना। जैसे कि 32 का 4 एक फैक्टर है, तो 4 से जब 32 को डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर बचता है क्या, पूरे तरीके से वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, है ना, समझ आ रहा है। और जब इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, है ना, जो भी इसमें होगा प्रोसेस। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, ये चीज पता है ना। जैसे एग्जांपल एक नंबर से लेके बता रहे हैं, जैसे 4 है, 32 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, 8 टाइम्स 32 और यहाँ पे 0 आ जाता है रिमाइंडर। तो 32 को आप क्या लिख रहे हो, 4 × 8, है ना। इन जनरल व्हाट कैन यू से, ये आपका क्या है, दिस इज डिवीजर, है ना, ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, और ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है। मेंशन कर दें क्या, ये क्या है, ये डिवीजर है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो आप लोग क्या लिखते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही कहते हैं ना।
प्लस रिमाइंडर। ये चीज तो सबको पता है, क्लियर है ना। बट इस वाले एग्जाम्पल में रिमाइंडर क्या है? जीरो। जीरो कब होता है? जब फैक्टर रहे तब। यहाँ पे भी वही चीज कह सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इन टू क्यू ऑफ एक्स। और क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, वी कैन राइट जीरो। और इसको ऐसे भी ना भी लिखे तो भी चलेगा। समझ आ रहा है ये चीज? अब समझ आ गया? समझ आ गया बाकी लोग को? आ गया ना? तो यही चीज पिछले वाले स्लाइड में लिखे थे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? और ए लिए, जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए ले लिए, अब ए यहाँ पे एलएचएस में रख रहे हैं तो आरएचएस में भी रखेंगे। और जैसे ही आरएचएस में रखते हैं तो ये ए माइनस ए जीरो हो जा रहा है। तो सिंपली वी कैन कंक्लूड दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कहीं रफ में नोट कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब ट्राई करो, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बताओ अब जल्दी से। देख के आंसर बता सकते हो? क्या आएगा? वन। वेरी गुड। समझ आया? नहीं? थोड़ा सोचो। टू एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसमें ये कह सकते कि माइनस थ्री बाई टू, जब एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो पी ऑफ माइनस थ्री बाई टू का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि ये एक फैक्टर है ना, तो दिस इज जीरो। अब लग रहा होगा कि यहाँ पे x माइनस ए के फॉर्म में तो नहीं दे रखा है, टू एक्स प्लस थ्री दे रखा है, इसमें जीरो कैसे कह दें? इसमें भी जीरो कह सकते हैं। समझ आ रहा है ना सबको? अब देखो इसमें क्या कह सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इंटू सम कोसेंट, है ना? ये कह सकते हैं, ये चीज कह सकते हैं। नहीं? समझ आ रहा है ना? तो अब इसमें माइनस थ्री बाई टू ले लो, पी ऑफ, क्योंकि माइनस थ्री बाई टू दे रखा है ना यहाँ पे, तो पी ऑफ माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री, ये होगा, इंटू क्यू ऑफ माइनस थ्री बाई टू। बताओ ये क्या होगा? जीरो। तो ये जीरो इसको क्या बना देगा? जीरो। तो पी ऑफ माइनस थ्री बाई टू इज जीरो। अगर इसी का वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन इज व्हाट? वन। आंसर क्या हो जाएगा? वन। सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? चलो ये लिख लिया हो ना? अगला आप लोग खुद से अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट करें? क्वेश्चन लिख लिया हो ना एटलीस्ट? चलो नेक्स्ट कर रहे हैं। चेक वेदर x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। बताओ। देखो क्लास नाइन्थ में लॉन्ग डिवीजन, नाइन्थ या टेंथ में देखे होगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको डिवाइड करते करते, है ना। और फैक्टर थ्योरम से विद इन सेकेंड्स आप लोग आंसर बता सकते हो। नहीं है? रिमाइंडर क्या आ रहा है?
रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम अभी नहीं बताया, बताएंगे। आप लोग का आ गया? हम्म। ठीक है, बताएंगे, वो पूछेंगे। देखो यहाँ पे ये पी ऑफ एक्स है। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन भी देखे हैं और फैक्टर थ्योरम भी देखे हैं। लॉन्ग डिवीजन में याद है इससे इसको कैसे डिवाइड करते थे, याद है ना सबको? तो यहाँ पे देखो, अगर पी ऑफ, इसको अगर मान लेते हैं दिस इज पी ऑफ एक्स, अगर इसको पी ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो पी ऑफ थ्री का वैल्यू कितना आ रहा है, कोई बता सकते हो? क्या ये जीरो आ रहा है? पी ऑफ थ्री का वैल्यू जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। थ्री का क्यूब जीरो नहीं आएगा। ठीक है, सो पी ऑफ थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स x minus 3 is a not a factor of is, hence this is not a factor of p of x। समझ आ रहा है? बस इतना सा ही तो करना था इसमें। थ्री का क्यूब देख लिए, यहाँ देख के भी इसका पूरा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। थ्री का क्यूब 27 प्लस कितना हो जाएगा ये, 54 प्लस 33 और -6। ये तो जीरो के इक्वल है ही नहीं, है ना? समझ आ गया? नेक्स्ट करें, क्वेश्चन लिख लियो। नेक्स्ट करें। ओके। हाँ, अब देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम थ्योरम में क्या होता है ना कि विदाउट डिवाइडिंग आप बता सकते हो कि कोई फैक्टर से जब, मतलब जैसे कोई पॉलिनोमियल से अदर पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किए आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, देन द रिमाइंडर आफ्टर dividing p of x by x minus a is p of a। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। इफ p of x is a polynomial then the remainder after dividing, या ऑन डिवाइडिंग कर सकते हैं इसको सही से अगर लिखे तो, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग p of x by x minus a is what, p of a। ठीक है, अब ये भी, इसका भी एक्सप्लेनेशन सिंपल है। क्या किसी को ये पहले से समझ में आ गया देख के? नहीं? ये लिख लियो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, क्या चीज़? हाँ, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग आई है ये। ठीक है, लिख लियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका प्रूफ क्या है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो p ऑफ x को जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे समझो x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, p ऑफ x को, तो यहाँ पे क्वोशंट आएगा। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर को एक काम करते हैं, आर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, या स्मॉल आर से दिखा लेते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर आया। समझ आ रहा है? तो इसको लिख कैसे सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टाइम्स q ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, r, रिमाइंडर। अब जब x का वैल्यू a रख देते हैं, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a रखेंगे तो क्या मिलेगा, p ऑफ a इज इक्वल टू, बताओ RHS में क्या आएगा? यहाँ पे तो a माइनस ए हो जाएगा जो कि जीरो हो जाएगा लास्ट में, है ना? q ऑफ a
प्लस आर, ठीक है। तो फाइनली पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर, दैट इज रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, पी ऑफ ए, ठीक है। ये समझ आ रहा है, बस इतना सा बात है इसमें। इसे भी लिख सकते हो साइड में ताकि इससे रिलेट कर पाओ आप, ठीक है। ये नोट हो जाए तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्स माइनस वन। कितना हो जाएगा, देख के पता चल रहा है। एक्स का वैल्यू वन रख देंगे तो वन प्लस वन थ्री, रिमाइंडर क्या आएगा, थ्री, ठीक है। अब एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे भी थ्री कैसे आएगा, एक्स माइनस वन से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, यही है ना, ये सबको आता है। कैसे डिवाइड करते थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस में आएगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करके भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, अब की बार यहाँ पे प्लस हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन, ये डिवीजन सबको पता है ना, प्लस टू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, थ्री, दिस इज द रिमाइंडर, है ना। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से था, और रिमाइंडर मेथड से डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ऑफ वन निकालते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाता है ना। तो वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर, वन, वन का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, प्लस वन, ठीक है, समझ आ गया। कभी ऐसे भी निकालते होगे, है ना। नेक्स्ट करें। हम्म, ये वाला ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करो। If p of x is divided by x minus 1 and remainder is 5, again p of x is divided by x plus 2 and this time the remainder is minus 1, ठीक है। Find the remainder when p of x is divided by x minus 1 into x plus 2, मतलब अब की बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया सबको, ट्राई करके बताओ जल्दी से। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पॉलिनोमियल नहीं दिखेगा, पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या, कि पॉलिनोमियल क्या है पता भी नहीं है, बट स्टिल रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्राई करो।
किसी को इसमें कोई आइडिया आ रहा है कि कैसे करना है? हम्म। रिमाइंडर। दो तो रिमाइंडर नहीं आएगा, एक ही रिमाइंडर। अच्छा देखते हैं। क्या चीज़? मल्टीप्लाई नहीं, इसमें कुछ और तरीका यूज होगा। पॉलिनोमियल को अच्छे से समझना होगा। क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह नहीं आएगा इसमें। हम ये कह रहे हैं, देखो, डिग्री के बारे में बात कर रहे थे ना, कि कोई एक पॉलिनोमियल को जब अगर 1 डिग्री लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो उसका डिग्री घट के कितना होता है? एक ही डिग्री घटता है। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक छोड़ो, क्यूबिक ले लेते हैं, ठीक है। क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। इसका डिग्री कितना है? 3, इसका डिग्री 1। तो फाइनली जो भी मिलेगा उसका डिग्री कितना होगा? डिग्री 2 होगा। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है, इसको कितने डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, कितने डिग्री के एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं? 2 डिग्री से, है ना? इसमें इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिग्री का एक्सप्रेशन मिलता है। तो डिवाइड करने के बाद वहाँ पे रिमाइंडर में जो बचेगा ना, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा। लीनियर कैसे मिलेगा? हाँ, क्योंकि जो लीनियर वाला है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता है वहाँ पे। क्या ये चीज़ समझ आया? थोड़ा सा भारी बात है। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि 5 डिग्री का है, ठीक है। 5 डिग्री का, जैसे x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस x+1 ऐसा मान लेते हैं, या x² भी ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए, x² + 1, ठीक है, ऐसा टाइप है। और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। मान लो कि x² + x+1 ऐसा ले लिए, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे कैसा टाइप है वैसा टाइप कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? x-1 मल्टीप्लाई करके देखो कैसा आ रहा है, x² + x-2। जब ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो डिवाइड करने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे जो x वाला टर्म है ना, वो कैंसिल आउट ना हो, ठीक है। ऐसा है। तो डिवाइड करने के बाद ये x वाला टर्म कैंसिल ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 5x ले लिए, तो रिमाइंडर में जो बचेगा ना, वो लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा। क्योंकि आप लोग देखो, डिवाइड करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हो, जरा रिकॉल करो। हम लोग सबसे पहले इस बड़े वाले डिग्री को, जैसे यहाँ पे x² है, ठीक है, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला कैंसिल आउट हो, फिर ये वाला कैंसिल आउट हो, फिर ये कैंसिल आउट हो, फिर ये कैंसिल आउट हो। तो फाइनली जो लास्ट में लीनियर वाला जो बच जाता है, उसको तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना। मतलब नॉट नेसेसरी कि कैंसिल आउट कर ही पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग ऐसे मानते हैं यहाँ पे कि जो पी ऑफ एक्स है ना, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? x-1 इंटू x+2, इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मिलेगा, ठीक है। प्लस रिमाइंडर में सिंपली r नहीं लिख के हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ax+b लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताओ? इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको डिवाइड करेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लीनियर वाले टर्म को हटा ही देगा। ये रिमाइंडर के टर्म में बचा रह सकता है। क्या ये चीज़ समझ आया सबको? और अगर ऐसा है तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? x का वैल्यू एक बार 1 लेंगे, x का वैल्यू एक बार 2 लेंगे, है ना, -2। समझ आ रहा है? उससे दो इक्वेशन जनरेट करेंगे और फिर a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ट्राई करो अब।
बाउंस हो गया क्या? कितने लोगों का बाउंस हुआ, हाथ उठाओ। हाँ, और कोई एक दो बचा होगा वो भी उठा लो। ठीक है चलो। हाँ, देखो हम ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि अगर x माइनस वन से डिवाइड करते, ठीक है, p ऑफ x को, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर p ऑफ x को x माइनस वन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है ना, वो सिर्फ एक नंबर होगा। क्यों नंबर होगा? नंबर क्यों होगा? मतलब यहाँ पे x वाला टर्म क्यों नहीं होगा, कोई बता सकते हो? हाँ, ये लीनियर है ना, तो इसमें जो भी लीनियर टर्म होगा उन सारे लीनियर टर्म्स को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब डिवाइड करते थे तो याद करो, यहाँ पे एक बार वापस से उस स्लाइड में जा रहे हैं, यहाँ पे किए थे ना। हाँ देखो, इससे जब डिवाइड कर रहे थे तो हम लोग इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे थे कि एक बार इसको कैंसिल आउट किए, ठीक है, दूसरी बार इसको कैंसिल आउट किए। इसको कैंसिल आउट कैसे कर पाए? क्योंकि यहाँ पे लीनियर है इसीलिए। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो क्या लगता है, इसको कैंसिल आउट कर पाते आप लोग? नहीं ना कर पाते। ये बात समझ आया सबको? अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो क्या इस एक्स वाले टर्म को कैंसिल आउट कर पाते? नहीं कर पाते। दैट्स वाई यहाँ पे जो रिमाइंडर में बचा रहता वो एक्स के टर्म में भी बचा रहता। समझ आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं इसको। हम्म, देखो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं इसमें। यहाँ पे जो ए एक्स प्लस बी आया, क्यों आया? क्योंकि ये जो डिवाइड कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। समझ आ रहा है? तो दिस माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे एक्स के टर्म में कुछ बचा रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रिमाइंडर को ऐसा अज्यूम किए हैं जिसमें ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, अननोन है। ठीक है। हाँ, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, अननोन है। समझ आ रहा है? अब क्लियर है कि नहीं? अब किसको किसको समझ नहीं आया? डिविडेंड, डिविडेंड तो यही है। फिर से एक बार इसको यहाँ पे डिवाइड करके जो दिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार यहाँ पे फिर से बैठ जाओ। क्या? ये, हाँ, और ये है डिविडेंड, तो ये है। बैठो, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो। x माइनस वन है, ठीक है, अभी ध्यान से देखो, x माइनस वन है और क्या है, x प्लस टू। इसको p ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, p ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर में क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, मतलब इसमें x की पावर टू है, तो जो यहाँ पे लीनियर वाला होगा क्या उसको ये कैंसिल आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो रिमाइंडर में कैसा फॉर्म का बचा रहेगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का बचा रहेगा। क्या ये चीज़ समझ आया? इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा है ना ऊपर में। इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? अब प्रोसीड करके देखो, ठीक है। आंसर आया किसी का? नहीं? वन? अच्छा चलो एक बार चेक करते हैं। आप लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे आओ। यहाँ पे देखो क्या है, इस वाले लाइन का पार्ट देखो, p ऑफ वन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, फाइव। उसके बाद p ऑफ क्या है, माइनस टू इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है, माइनस वन। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। उसके बाद इस पे आते हैं, ये वाला चीज देखे हो आप लोग। इसको एक काम करते हैं, ठीक है, यहीं से समझो। पहले अगर हम लोग वन ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू वन ले लेते हैं, ठीक है, तो p ऑफ वन का वैल्यू क्या है, इसमें x का वैल्यू वन लो, तो p ऑफ वन इज इक्वल टू क्या आएगा, वन माइनस वन, ये जीरो हो गया, तो उधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। क्या ये चीज सबको क्लियर है? तो दिस कैन बी रिटन एज p ऑफ वन का वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या है,
5, सो 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक इक्वेशन मिला हमें। दूसरी बात, पी ऑफ -2 का वैल्यू क्या है? -2 कहाँ पे रखना है? हाँ, इसमें रखो। तो -2 रखेंगे, ये 0 कर देगा। उधर क्या बचेगा? -2a प्लस बी। इज दिस क्लियर? तो दिस implies दैट p ऑफ -2 का वैल्यू क्या है? -1, सो वी कैन राइट -1 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं एंड इसको इक्वेशन 2। क्या ये चीज क्लियर? -2a, अच्छा यहाँ पे माइनस छूट गया ना, ठीक है। तो दिस इज -2a प्लस बी, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ए का वैल्यू आ रहा है 3a इज इक्वल टू 6, तो ए इज इक्वल टू 2। बी का वैल्यू कितना आएगा? बी का वैल्यू 3। ए और बी का वैल्यू अगर आ गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या है हमारा? ए एक्स प्लस बी, मतलब कि क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या ये चीज सबको क्लियर है? दैट्स द आंसर। समझ आया? एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो क्या जरूरी है कि लीनियर वाला टर्म कैंसिल आउट ही हो जाएगा? है ना? तो बचा क्या? लीनियर में यहाँ पे रिमाइंडर बचा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है? समझ आ गया ना? अगर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दिखेगा तो बन जाएगा। कब से बन जाएगा? आवाज नहीं आ रहा है, लग रहा है कि समझ नहीं आया किसी को। हाँ, आप लोग से बन जाएगा? ठीक है, चलो नोट कर लो। नोट कर लियो? इसको थोड़ा सा इधर ही लिखना, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे एक लाइन मेंशन कर सकते हो कि लेट द रिमाइंडर बी ए एक्स प्लस बी व्हेन p of x is divided by x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। हम्म। और बाकी सब में क्या होगा देखो, बता रहे हैं। अगर यहाँ पे क्यूबिक आ गया, ठीक है, x-1 x+2, एक और फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे x-5 रहता, तो सबको मल्टीप्लाई करके क्या मिलता? क्यूबिक इक्वेशन मिलता। जब क्यूबिक से डिवाइड करते तो यहाँ पे रिमाइंडर में ए एक्स प्लस बी नहीं आता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता। समझ आ रहा है? क्यूबिक में वैसा हो गया। ठीक है, अगर बाई क्वाड्रेटिक रहता तो वहाँ पे क्या होता? क्यूबिक में रिमाइंडर आता, है ना? तो एंड सो ऑन। समझ आ रहा है ये चीज? तो जिससे भी डिवाइड करोगे उससे एक कम डिग्री का आपको रिमाइंडर दिखेगा। ये चीज याद रख सकते हो। आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, इससे एक कम डिग्री का यानी कि लीनियर में आपको रिमाइंडर मिला। ठीक है, क्वाड्रेटिक से, और अगर बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते तो क्यूबिक में मिलता। ठीक है, फिफ्थ डिग्री का अगर किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड करते तो बाई क्वाड्रेटिक में मिलता यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को जनरलाइज करके समझ सकते हो। ठीक है, नोट हो गया ये? नेक्स्ट करें? कई बार होता है ना कि क्लास में ऑन द स्पॉट आपको सारा चीज़ 100% मतलब क्लियर समझ ना आए। ठीक है, तो जब कभी घर जाते हो ना तो घर में थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए देख लिया करो कि क्या क्या चीज़ क्लास में हुआ है।
होता है ना कि कभी कभी अचानक से हिट कर जाता है माइंड में, जैसे कोई क्वेश्चन में फंसे हुए हैं और कोई अदर काम में बिजी है, मान लो कि हम बाहर वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अचानक से माइंड में वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई ट्रिक हिट कर जाता है, जिस जगह फंसे होते हैं उसी का सॉल्यूशन, है ना। तो थोड़ा सा मतलब इस पे चिंतन करना, ठीक है। नेक्स्ट करें, चिंता नहीं चिंतन करना, ठीक है। हो गया ना, चलो नेक्स्ट। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, फिर भी कुछ कुछ बता दे रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये तो पता ही होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4ab। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको, ये लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, -4ab, ठीक है। देखो क्लास 11th में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वो चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ सीख पाएंगे, ए प्लस बी का होल पावर 10 बिना मल्टीप्लाई किए एक लाइन दो लाइन में डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। क्लास 11th में ही है, ठीक है। उसका हाँ, वो तो स्क्वायर है ना, वो तो सिंपल है। उसके बाद एक और आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन इससे भी कुछ कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 रहा तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 रहा तो ए माइनस बी को लिख सकते हैं 1/a+b, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्री में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पता है एक चीज़, क्लास ट्वेल्थ के क्लास ट्वेल्थ से इंटीग्रेशन वाले टॉपिक से एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसमें बस ये वाला रिलेशन अगर किसी को उस टाइम हिट कर गया होगा ना, तो उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा। सोच लो, सिर्फ ये वाला था, मतलब बहुत कोई बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन लगा के पूरा अपना दिमाग लगाने के बाद भी नहीं बना पाया होगा, जिसको ये चीज़ पता होगा वो बना दिया होगा। क्लास ट्वेल्थ में आपको दिखाएंगे, वो वाला क्वेश्चन कराएंगे, कुछ टाइम देखोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इरेशनल वाले नंबर्स के केस में भी ऐसा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, जैसे कि √5, ऐसे ले लेते हैं, √6 माइनस √5, इसको क्या हम लोग ये कह सकते हैं 1/√6 प्लस, क्या हो जाएगा, क्या ये कह सकते हैं, डायरेक्टली देख के कैसे कह सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग दिस इज इक्वल टू दिस कह सकते हैं। ऐसे भी रैशनलाइज करने तो आता ही होगा, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो भी वही होगा, समझ आ रहा है, क्लियर है ये चीज़। तो ये सिंपल आइडेंटिटीज है जिसका बहुत जगह यूज होता है लेंदी लेंदी सा क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले।
ये हो जाए तो बताना, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये स्क्वायर में हो गया, और भी आइडेंटिटीज है पढ़ने के लिए, जैसे क्यूबिक वाला, है ना, वो सब भी देखेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। हम्म, हो गया लास्ट बेंच। लास्ट बेंच वालों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, मतलब आज तक में जितने भी रिजल्ट्स आते हैं ना, उधर से ही आते हैं, सब चीज़ में आगे, शैतानी में भी और रिजल्ट लाने में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा वैसा करे। चलो नेक्स्ट करें। हम्म, देखो कुछ क्वेश्चंस है, इसको ट्राई करो तो। पहला क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि 3x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7 है, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस। क्या लिखा है? वैल्यूज। इट मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है ना, इस एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का पूछा है। एक सेकेंड, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू पूछा गया है। हाँ, 9x² माइनस 4/x²। हाँ, और कोई डाउट है क्वेश्चन में? 37 कैसे हुआ? स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, स्क्वायर में भी प्लस ही आएगा, बट यहाँ पे क्या है? माइनस है ना। ट्राई करो फिर से। 1/14, 49, 49 वैसा तो कुछ नहीं है आंसर। क्या लगता है, इसको किसी आइडेंटिटी से बना सकते हैं या फिर कोई और तरीका भी लग सकता है? क्या चीज़? वैल्यू डाल के? ये भी अच्छा है। आइडेंटिटी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, क्या क्वाड्रेटिक? हाँ, ये वाला ना, ऑब्वियसली हाँ, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। 36। चलो मैं आंसर नोट कर लेता हूँ किनका क्या आ रहा है, और किसी का कुछ? एक उधर से 1/49 कुछ आया था। 35 माइनस 35 भी। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या लगता है, क्या ये एक आइडेंटिटी से बन सकता है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो भी पढ़े हैं, क्योंकि 35 आ रहा है। 35 दो जन का आ रहा है। 35, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर आइडेंटिटी लगाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो बीच में प्लस वाला साइन आ जाएगा, मतलब 9x² प्लस 4/x² तो दिखेगा ही, बट यहाँ पे क्या है, माइनस में है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 2/x, दिस इज इक्वल टू क्या है, 7 है ना। इसको सिंपली सॉल्व भी कर लेते हैं ना, x का वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है वैल्यूज, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। हाँ, क्या आ रहा है? 1/12, 35। अच्छा चलो देखते हैं इस क्वाड्रेटिक से क्या आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक से 3x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस और माइनस 49 माइनस
24, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक तो 2 आया, उसके बाद कितना आ जाएगा 1/3। ये दो वैल्यूज़ मिले हमें, सबका यही आया था x का वैल्यू। अब इसको यहाँ पे रख दो, क्या मिलेगा, 2 को रखेंगे तो 36 माइनस 1, और ये आ गया 35। एक वैल्यू तो ये मिला, ठीक है। when x इज इक्वल टू 2, when x इज इक्वल टू 1/3, तो ये क्या मिलेगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 36, दैट इज -35। तो ये दोनों किसका किसका आया, 35 और -35 किसका किसका आया। हाँ देखो, लास्ट बेंच से ज़्यादा हाथ उठे हैं, मतलब मैंने जो बोला था वो सही निकला। सही है, बन जाएगा ना ये। आप लोगों को कोई डाउट है, नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तो ये वाला। क्या लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही सॉल्व करके ला सकते हैं, या फिर कोई आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, ट्राई करो इसको। सेकेंड और थर्ड ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से भी ट्राई करो। सेकेंड बन जाएगा ना। क्या ट्राई नहीं कर रहे हो। मैथ्स के क्लास में बिना पेन का कुछ नहीं होगा। क्या आ रहा है, 3√3। हाँ हाँ सही लग रहा है। किसका आया, हाँ वेरी गुड। √27 ना। हम्म, हाँ अरे सिंपल है, 3√3 वेरी गुड। A² प्लस B², 623 है, 623। आप लोग को बना सेकेंड बेंच, नहीं कहाँ दिक्कत हो रहा है। बता दे क्या, इजी है, सही बोले, इजी तो है, लेकिन डिफ़िकल्टी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। इजी चीज़ नहीं आएगा तो वो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट चीज़ आएगा तो भी वो इजी लगेगा, है ना। हम्म, आ गया ना। देखो सिंपली क्या करना है, एक हिंट देते हैं आप लोग से बन जाएगा। ये A² प्लस B², ठीक है, प्लस 2AB चाहिए। 2AB के लिए मतलब 2 × x² × 1/x², मतलब कि बेसिकली +2 चाहिए यहाँ पे, है ना। तो +2 इधर करो, +2 इधर करो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर LHS में। RHS में क्या बनेगा, 625। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, ठीक है। एक दूसरा स्लाइड ऐड कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं, ठीक है। ये है ना क्वेश्चन, x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 623। तो एक काम करते हैं, +2 यहाँ पे किए,
+2 यहाँ पे की है, तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 625। 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या, 25। अब की बार यहाँ पे क्या करेंगे, +2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें +2 कर देते हैं, फिर से इधर +2 कर दिए, ठीक है, तो ये क्या बना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 27। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27। इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं 3√3, ठीक है, इसी का ना वैल्यू पूछा था यहाँ पे, x प्लस 1/x का, ठीक है, समझ आ गया सबको। ये वाला ट्राई करो, तो थर्ड वाला ट्राई करो, एक सिंपल सा आइडेंटिटी यूज करके थर्ड वाले का आंसर लाया जा सकता है, बताओ क्या आएगा। अच्छा, ये तो प्रूव करने वाला है ना, इसमें आंसर नहीं लाना है, प्रूव करना है, प्रूव हो जाए तो बताना। LHS से भी कर सकते हैं और RHS से भी कर सकते हैं। प्रूव हो जाएगा, देख के बताओ क्या लग रहा है। अगर यहाँ पे 1 - x कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 1 - x² बनेगा, और यहाँ पे 1 + x² है, उन दोनों को मिला के क्या बनेगा, 1 - x⁴, फिर उसको इसको मिला के क्या मिलेगा, 1 - x�8, और यहाँ पे क्या है, 1 + x⁸, फिर उसको मिला के 1 - x⁻16, और यहाँ पे प्लस वाला है, उसके बाद अगला स्टेप में आपका ये प्रूफ हो जाएगा, है ना, समझ आया। फिर से देखो, इसमें ये वाला है ना थर्ड का, क्या प्रूफ करना है कि 1 + x 1 प्लस क्या है 4, 1 + x⁸, 1 + x⁻16, इसी को प्रूफ करना है कि 1 - x⁻32 / 1 - x होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, RHS है। तो एक काम करते हैं, 1 - x से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर दिए, बताओ इसका क्या होगा, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 1 - x², फिर उसको इसको मिला के क्या होगा, 1 - x⁴, फिर यहाँ पे आ गया 1 + x⁴, तो 1 - x⁻, मिट गया, 1 - x⁸, और यहाँ पे प्लस में है, समझ आ रहा है, पूरा एकदम समेट समेट के ये बन जाएगा आपका 1 - x⁻32 / 1 - x, वो बीच का स्टेप्स गायब कर दिया, आप लोग समझ पा रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करके a+b × a - b वाला आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, समझ आ गया ना। प्रीवियस स्लाइड से क्वेश्चन नोट कर लिए थे, तो ये फाइनली आपका नहीं किया हो, कर लो फिर से। ये ऐसा है ना कि 10 माचिस का तीली एक साथ ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, एक में आग लगा तो सारा साफ, तो यहाँ पे एक बार 1 - x से मल्टीप्लाई किए, सारा साफ होके ये बन गया, है ना, वैसा कुछ है। क्वेश्चन लिख लियो।
और अभी कुछ और बचे हुए थे क्वेश्चन। टाइम भी हो रखा है क्या? हम्म, ये तो हो जाएगा ना, बताएं अभी। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये सब प्रूफ दैट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको नोट कर लो, इसको घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? अलजेब्रा किसी को ऐसा लगता है कि मतलब पसंदीदा ना हो, ऐसा कुछ? मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में किसी को इंटरेस्ट ना हो, ऐसा भी है क्या? क्योंकि आगे सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखेगा, नंबर्स कम दिखेंगे। अच्छा, ये क्लियरली सबको विजिबल है? थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला टाइप लग रहा होगा, है ना? 3x+7 का होल स्क्वायर -84x इज इक्वल टू दिस, है ना? ये प्रूफ करना है। नोट हो गया? आज के क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ लिए? नंबर सिस्टम खत्म हो गया। फिर दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़े हम लोग, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर और रिमाइंडर वाले में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बैग समेटने का कितना जल्दबाजी रहता है सबको। बहुत कोई ऐसा होगा जो लिखा भी नहीं होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ना? तो अच्छा, आप लोग जो है ना, देखो इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। ये, हाँ, इसको देख के बता सकते हो आंसर? देख के बता दो। अच्छा नहीं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ऑप्शन नहीं है ये। लिख लो जल्दी से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी लिख लो जल्दी से। जो लोग कॉपी बैग में डाल लिए होंगे उन लोग का मूड ऑफ हो गया होगा। लिख लो जल्दी से। पीपीटी इसका आ जाता है, पीडीएफ? अच्छा, ठीक है। आज जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? सबको समझ आ गया? रियल नंबर्स हो गया, उसके बाद फिर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम हो गया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आइडेंटिटीज में देखो कुछ कुछ बचा हुआ है, वो अगले क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, शांत हो जाओ थोड़ा। और बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक वगैरह, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? अपकमिंग क्लासेस में। चलो, थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट हो तो अभी बाद में अलग से पूछ सकते हो। मोबाइल कौन निकाल रहे हो उधर? नोट कर लिया करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, फायदे के लिए होगा, ठीक है?